हेलो 10वीं क्लास के बच्चों, पिछले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी ये दोहे चौपाई और छंद पूरे कंप्लीट पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। अब हम इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास को ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जब हम परीक्षा के लिए अपना प्रश्न को तैयार करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये 1 नंबर में पूछा जाए तो हमें कितना लिखना है, 2 नंबर के लिए पूछा जाए तो कितना लिखना है, और अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो हमें कितना लिखना है उसमें उत्तर में। तो जैसे पहला प्रश्न है, इसको और कोशिश करो बच्चों कि अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसफ़र करो। ये जो लिखी हुई भाषा है इसको अपने तरह से सोचो कि इसमें पूछा क्या गया है। जैसे परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी कि इसको समझने के लिए हम इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके देखें कि परशुराम जी ने जब डांटा, जब धनुष टूट गया तो उनको डांटा परशुराम जी ने राम को और लक्ष्मण दोनों को कि किसने तोड़ा ये धनुष। तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा धनुष के टूट जाने के लिए। ये बातें हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो अगर हमें प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया और ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है तो ये बहुत सरल प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है। तो अब हम करें इसके लिए डिस्कशन। तो इसमें क्या 1 नंबर के लिए पूछा जाए तो कि धनुष तो हमने बचपन से ही बहुत खेले और तोड़े हैं। पहले में 1 नंबर में इतना बहुत है, 2 नंबर में तो 2 से 3 पॉइंट देने होंगे, और 3 नंबर में 3 से 4 पॉइंट हमें देने होंगे। तो हम कैसे करेंगे, इस यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहला बहु धनु तोड़ी लड़काई पता है ना, बचपन में बताया था ना, बचपन में हमने बहुत धनुष तोड़े हैं। 1 नंबर का सॉल्व प्रॉब्लम। 2 नंबर पे आओ, तो अब हमें किसी ने, जब हम बचपन में धनुष तोड़ते थे, सेकंड पॉइंट, जब हम बचपन में धनुष तोड़ते थे तो हमें कोई नहीं डांटता था। और तीसरा पॉइंट आ जाओ, येहू धनु पर ममता केहू हेतु, कि आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, हम लोग तो बचपन से ही बहुत धनुष बाण तोड़ते आ रहे हैं और इसलिए हमें धनुषों से कोई मोह ममता नहीं है। हम उसे खिलौना समझते हैं और खेल खेल में टूट जाए तो कोई हम उसे अपराध नहीं समझते। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट में आपको बेटा इन्हीं लाइनों से बनाना है उत्तर, और जितने नंबर का पूछा जाएगा उसी हिसाब से उसका उत्तर लिखना है। ठीक है बेटा। अब आते हैं सेकंड प्रश्न के उत्तर पर और इसको समझते हुए हमें लिखना है। जैसे परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखो। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में प्रश्न को समझते हैं पहले तो, कि जो वहाँ पर राम लक्ष्मण जी जब परशुराम जी क्रोध कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे, तो दोनों का स्वभाव से आपको क्या क्या समझ में आया कि कौन राम जी कैसे स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी कैसे स्वभाव के हैं। ये उन्होंने इस प्रश्न में पूछा है। तो ये भी आप लोगों ने जिन्होंने इन सभी स्टैंजाओं को 6 के 6 स्टैंजास को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, वो इसको आसानी से समझ लेगा और कर लेगा। कि अब पहले लिखते हैं हम राम जी का स्वभाव। हम उत्तर कैसे शुरू करेंगे, अगर ये 1 नंबर में है तो हम दोनों की एक एक विशेषता लिखेंगे। अगर ये 2 नंबर में है तो हम दोनों की 2-2 विशेषता लिखेंगे। अगर ये 3 नंबर का प्रश्न आता है तो हम इनकी दोनों की राम जी की और लक्ष्मण जी की 2-2, 3-3, 4-4, जितनी हमें समझना है उतनी लिख सकते हैं, जितना हमारे पास टाइम हो, तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो जैसे अभी हम पहले 1 नंबर के लिए देखते हैं। राम जी बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव के हैं। इसके आधार पर, ठीक है ना, उत्तर शुरू करने से पहले लिखना कैसे, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव के विषय में, बीच में इधर राम लिखा इधर लक्ष्मण लिखा, राम लिख के उनके बारे में लिखना शुरू किया इस स्टैंजा में नीचे। जैसे डिफरेंशिएशन लिखते हैं ना हम साइंस में, इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन दोज टू, उस तरह से इधर हमने राम जी के बारे में लिखा, इधर हमने लक्ष्मण जी के बारे में लिखा। क्या लिखा कि राम जी, अगर 1 नंबर में है तो राम जी शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के हैं। उसके बाद 2 नंबर लिखना है, सेकंड पॉइंट पे आएंगे। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, राम जी के वचन इस प्रकार होते हैं जिस प्रकार
अग्नि में जल डाल दिया हो। क्रोधाग्नि में जल डालने का कार्य करते हैं। और इनके कैसे हैं लक्ष्मण जी के, इनके विपरीत हुए इनसे। तो कैसे हैं कि अग्नि को और भी घी डालने का काम करते हैं। जल से अग्नि शांत होती है, घी से अग्नि और तेज होती है। तो लक्ष्मण जी कैसे थे, घी डालने का काम करते थे। और राम जी कैसे काम करते थे, क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए जल का काम करते थे। और इधर लक्ष्मण जी घी का काम करते थे ताकि अग्नि और बढ़ जाए। तो उन्होंने हमेशा परशुराम जी के क्रोधाग्नि को घी डालकर भड़काया है और राम जी ने शांत करने के लिए जल के समान वचन बोले। क्लियर बेटा। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग राम जी जो हैं हर बात को सोच समझकर विचार कर ही मुख से बोलते हैं। और इधर लक्ष्मण जी बहुत अधिक उग्र स्वभाव के होने के कारण कुछ भी क्रोध के वश होकर कुछ भी बोल देते हैं। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग बेटा इसमें हम आप लिख सकते हैं कि राजा राम जी को अपनी जनता पर, अपने आसपास के व्यक्तियों पर, जनता नहीं लिखेंगे क्योंकि परशुराम संवाद के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो राम जी ने जब जितनी बार भी भगवान परशुराम से बात की उन्हें अपना सेवक कहा, जबकि लक्ष्मण जी ने परशुराम को अपने आप को वीर साबित करते हुए कई बार कहा कि हम भी वीर हैं, हम भी युद्ध करना जानते हैं, योद्धा हैं हम भी। तो इस तरह से आप इसमें कितने पॉइंट बना लो। तो शील स्वभाव के थे राम जी और उग्र स्वभाव के थे लक्ष्मण जी। इस तरह से आप नंबर के अकॉर्डिंग उतने ही पॉइंट लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 3 से 4 पॉइंट 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट बहुत हैं, 1 नंबर के लिए 1 पॉइंट बहुत है कि राम जी शील स्वभाव के थे, ये उग्र स्वभाव के थे लक्ष्मण जी। ठीक है, क्लियर। अब हम आए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखना। अब ये संवाद शैली में लिखना का मतलब जानते हो बेटा कैसे लिखना है कि ये राम जी ने ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने ऐसे बोला। इसे लिख के शब्द को और ये बता देना कि ऐसे जब वो मुस्कुराने लगे और परशुराम जी को भी बोले तो बहुत हमने बचपन से धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बहुत बचपन में धनुष तोड़े हैं। फिर राम जी ने क्या कहा, फिर परशुराम जी ने क्या कहा। तो 3 पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा तो आपको वो बोल देना, लिखना इसमें। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, मैंने सभी समझाए हुए हैं। आप इसमें से कोई भी दो स्टैंजा उठा के, एक स्टैंजा उठा के उसी के अंदर से 2-2 पॉइंट उनके लिख देना। जो 4 हो जाएंगे, 2 लक्ष्मण जी द्वारा, 2 परशुराम जी द्वारा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न के हिसाब से परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश के आधार पर लिखना है। अर्थात इसके बारे में इस लाइनों में जो भी उन्होंने अपनी तारीफ में कहा वो सब आपको लिखना है। तो सिंपल है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ स्वभाव का हूँ, विश्व जानता है कि मैंने कितनी बार क्षत्रियों को मृत्यु दी है और मेरी भुजाओं में बल है, बहुत बल है। मैंने कितनी बार इस भूमि को राजाओं रहित किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है, और मैंने सहस्त्रबाहु जैसे व्यक्ति को भी उसकी भुजाओं को तोड़ा है, ख़त्म किया है। परशुराम बिलोक महिपमरा, सारा संसार मेरे परशु बने उनके जो फरसा था उससे डरता है। माता पिता की जनी सोच बस करसी महिष किशोरा गर्दम, और मेरे माता पिता को भी इस व्यवहार के बारे में जानकारी है, और मेरे जो स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो भी मेरे इस इतने क्रोध के स्वभाव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने इस स्टैंजा का समझो एक्सप्लेनेशन देना है, और ये किसके द्वारा कहा गया स्टैंजा है, परशुराम जी द्वारा। तो इसके द्वारा आधार पर हम आराम से लिख सकते हैं इसको, कैसे हमें इसका उत्तर देना है। लक्ष्मण ने, अगले प्रश्न पे आते हैं, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। ये भी आपने इसमें पढ़ा हुआ है सब जगह कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि वीर योद्धा जो होते हैं वो बार बार अपने वीरता का बखान नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने कही कि वीर व्यक्ति युद्ध में सामने शत्रु पर वार करते हैं। तीसरी बात ये कही कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर व्यक्ति युद्ध में सामने योद्धा के सामने अपने वीरता का बखान ना करके उस पर प्रहार करते हैं।
चौथी बात क्या कि बार बार उन्हें सिर्फ डराना नहीं चाहिए अपने योद्धा को, उसको प्रहार करना चाहिए ताकि वो सच में आपके वीरता का सामना कर सके। इस प्रकार से 4-5 विशेषताएं आपने जो पढ़ी हैं इसमें आराम से आपको याद होंगी, इसमें जो आपने पढ़ी थी। जब ने ये स्टैंजा जिसको आता है उनके लिए बहुत सरल है। अगले प्रश्न पे उत्तर पे आते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। हाँ, जो व्यक्ति साहसी है मतलब वीर है और शक्तिशाली है, उसके साथ अगर विनम्र भी स्वभाव का हो, बहुत ही सॉफ्ट नेचर हो, तो वो अच्छा ही व्यक्ति होगा। अब इसके बारे में आपके विचार किस प्रकार होने चाहिए मैं बताती हूँ कि अगर आप साहसी और वीर और शक्तिशाली हो, जैसे कौन थे, जैसे श्री राम थे, साहसी थे, शक्तिशाली थे, लेकिन साथ में वो विनम्र स्वभाव के थे, क्रोधित नहीं होते थे जल्दी, तो इस प्रकार का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि सामने वाले के साथ जब विनम्रता रहेगा तो युद्ध भी टाला जा सकता है। किसी प्रकार का संकट को विनम्र स्वभाव का व्यक्ति किसी प्रकार के संकट को आमंत्रित नहीं करता, और विनम्रता से दिलों को जीता जाता है, शरीरों को नहीं। और साहसी व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति जब विनम्र होगा तो किसी भी प्रकार का विनाश आमंत्रित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारे विचार भी इसमें शामिल इसी प्रकार से होंगे, क्योंकि हम इसमें राम जी के कैरेक्टर ऐड कर देंगे इस बात के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। ये बेटा वही है सब जो हमने किए हुए। अगर आपको पिछले वीडियोस याद हैं तो उसमें से आप इसको देख सकते हो, सिंपल। तो इस प्रकार के ये भाव स्पष्ट कीजिए। ये 2-2 नंबर में आएंगे, तो आप इनको सिंपल इनका अर्थ बता दीजिए। और अगर हमें भाव के साथ स्पष्ट करना है तो सिर्फ इनका अर्थ बताना है। अगर इनको डिटेल में आए तो फिर उसमें सरलार्थ और विशेष और शब्दार्थ, सरलार्थ सब कुछ लिखते हुए फिर वो 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बट वो इस बार नहीं बन रहा आपका। तो उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन पर पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखी। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई किया उन्होंने 10 पंक्तियाँ लिखने के लिए। तो 10 पंक्तियाँ अगर पूछेंगे तो वो नंबर भी तो आपको 5 नंबर देंगे ना, या 3 नंबर देंगे, तो वो आपको 10 पंक्तियाँ नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, तो 3 नंबर के हिसाब से आपको पूछी जाएंगी। तो आप इसमें 5 पंक्तियों तक की तैयारी कर लो। 5 पंक्तियाँ आपके पास अगर भाषा तुलसी जी की भाषा पर हैं तो आप इस प्रश्न के लिए रेडी हैं। तो कैसी है तुलसी जी की भाषा? तुलसी जी की भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने इन छंदों में किसका प्रयोग किया है? अवधी भाषा का, क्योंकि अवध है, अयोध्या अवध की नगर अवध में है, तो वहाँ पर कौन सी भाषा चलती है? अवधी भाषा चलती है अयोध्या में। और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। 1 पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट, ये रामचरितमानस से ली गई पंक्तियाँ हैं जो कि उनके बाल्यकांड से लिए गए हुए अंश हैं। तीसरा आ जाओ, तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में या अपने काव्यांश में अलंकारों और अन्य अलंकारों से भाषा को सुशोभित किया है। मतलब अनेकों जगह अलग अलग अलंकार प्रयोग कर भाषा को सुंदर बनाया है। अगला पॉइंट आ जाओ, 4th पॉइंट की भाषा सुंदर और सरल है। अगला पॉइंट आ जाओ, भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के अगर 5 पॉइंट भी आपके माइंड में हैं तो 5 से ज़्यादा आपके पास नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसा हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया था ना पिछले वीडियोस में कि नंबर बैलेंस्ड रहेंगे। 1, 2, 3 के प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर तक के ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। हाँ, यहाँ पर तुलसीदास जी ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, और आप इनमें से कोई भी व्यंग उठा लीजिए। तो वो कहता है ना, जैसे कि कोई भी उठा लो, इनमें से उठा लेते हैं हम। यहाँ कुमड़िया कोई नहीं, तो बता दिया ना उन्होंने, कुमड़िया मतलब बताया था ना आपको कि कोई भी नाजुक बेल समान कोई नहीं है। मतलब हम व्यक्ति हैं, हम नाजुक बेल समान नहीं हैं जो आपकी छोटी सी उंगली देखकर ही डर जाएंगे। तो ये भी एक हो गया। अर्थात अगर आपको पेपर में कोई भी इसमें से लाइन मिलती हैं, लिखी लिखाई, दोहा, छंद, कोई भी चौपाई मिल जाती है, तो आप आराम से इसका उत्तर ढूंढ सकते हो। उसी में से प्रश्न में ही मिल जाएगा, प्रश्न पत्र में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें ज़्यादातर व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रयोग किया गया, व्यंग्यात्मक शैली ही ली गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं 10th क्वेश्चन। इसमें अनुप्रास अलंकारों का पूछा गया है, कौन कौन से अलंकार हैं। वैसे तो आपके जो सिलेबस है इस बार उसमें कहीं अलंकार का प्रयोग पूछा, अलंकार आपके आएंगे नहीं, बट अगर आ जाते हैं तो आपको 9th से पढ़े हुए अलंकारों में से इतना तो याद आ ही जाएगा। जैसे बालक बोली बधो, इसमें ब कितनी बार आ गया, तो ये कौन सा अलंकार बनता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। रिपीटेशन हो गया ना वर्ण की। अब कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अब वसम लिखा गया है तो आप तुरंत बोल दोगे ये उपमा अलंकार है। उपमा में क्या होता है, हमारा कंपैरिजन होता है, उसके समान है तो इसका मतलब ये उपमा अलंकार आ गया। उसके बाद ग में आ जाइए, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लाया, तुम्हें अब उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनु आ गया, जनु शब्द का प्रयोग, जैसे, है ना। उसके बाद आ जाओ, बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार जो शब्द आया तो पुनरुक्ति अलंकार आ गया। बार बार दो एक जैसे शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ तो पुनरुक्ति अलंकार आ गया। अब इसमें आ गया लखन उतर आहुति सरसी भृग करूप कृसानु बढ़त देखी जल सम। अब यहाँ फिर शब्द सम शब्द का प्रयोग देखते ही आप कह दोगे कि ये तो उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से ये आपके अलंकार हो गए। बट क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में अलंकार का नहीं है व्याकरण पोर्शन में, तो हो सकता है इस प्रश्न का ना आए, हो सकता है, बट आपको तैयार करना है और आपको पिछले 9वीं क्लास में आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको तैयार है, और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति, ये आप एक बार रीड कर लेना, इसमें से क्वेश्चन कम ही आते हैं। और उसके बाद आ जाओ ये शब्द संपदा, इसमें शब्दार्थ हैं। वैसे तो हमने जिन बच्चों ने अच्छे से इनको पढ़ा है, समझा है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बट फिर भी आपको एक रीड कर लेना चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ आ रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड।